नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। मैं शक्ति प्रकाश ओझा आपसे आपके साथ आपकी परीक्षाओं में आपकी मदद करने के लिए हाजिर हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि पेट का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, जिसमें बहुत ही कम दिन बच रखे थे, लेकिन कुछ कारणों से 4 दिन और आपको मिल गए हैं। और इन परीक्षाओं में बहुत ही डिवाइडेड सिलेबस इस तरह का है कि अगर आधुनिक भारत से 5 प्रश्न आने हैं तो टॉपिक्स डिवाइडेड हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन से आने हैं। ऐसे ही प्रत्येक विषयों में अलग अलग डिविजन्स दिए गए हैं। तो मैं भी मेरी कोचिंग या हमारी टीम भी आपकी मदद कर सके, इसके लिए एक सीरीज़ जो कि 2 विषयों पर मैं सोच रहा हूँ कि ले आऊँगा। एक तो आपका ये मॉडर्न हिस्ट्री राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित, और एक जो सीरीज़ हम लोग लेके आएंगे वो लेके आएंगे संविधान से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हैं तो आज का जो सीरीज़ है वो हमारा किस पे है, वो मॉडर्न हिस्ट्री पे है। ठीक है, तो हमारा आपका डिस्कशन किस पे होगा, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड डिस्कशन आज होगा। मॉडर्न हिस्ट्री मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ के साथ और परीक्षा ओरिएंटेड चीज़ों पे क्लियर कराऊंगा। बहुत डिटेल डिस्कशन का समय हम लोग के पास नहीं है, लेकिन जितने भी इवेंट इंसिडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, उन सबको हम आपसे डिस्कस कर देंगे। ये 3 से 4-5 घंटों का वीडियो होगा पूरे के पूरे हिस्ट्री का। मैं कोशिश करूँगा जितना कम हो सके। अगर मेरे पढ़ाने की स्पीड आपको थोड़ी स्लो लगे तो आप उसे वीडियो के फीचर से कि यूट्यूब के फीचर से आप उसे बढ़ा करके भी देख सकते हैं, ताकि समय जल्दी कवर हो जाएगा। ठीक है, आप तो पढ़ें ही, साथ में आपके जितने फ्रेंड्स हों जिनके लिए ज़रूरी हो, जिनका एग्ज़ाम हो, आप उन्हें भी इसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, निश्चित ही इस वीडियो को देख करके जाएंगे और उसके साथ जो हम क्वेश्चंस करवाएंगे उनसे आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। और टॉपिक में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो किस विषय के बारे में, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो जैसे हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तो सिलेबस में तो आप देखेंगे तो सिलेबस में बहुत छोटा सा ये लिख दिया गया है कि सिलेबस जो है वो किससे संबंधित है, वो राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। लेकिन ये राष्ट्रीय आंदोलन कोई एक बहुत फ्रीक्वेंट इशू नहीं होता, फ्रीक्वेंट मैटर ऑफ क्या कहते हैं इंसिडेंट नहीं होता कि आज कोई कारण बना और जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा आंदोलन स्टार्ट हो गया। इसके पीछे बहुत सारी शोषक नीतियां हैं जो बहुत ज़्यादा उत्तरदायी होती हैं कि राष्ट्रवाद का जन्म कैसे हुआ और राष्ट्रवाद से बढ़ते बढ़ते राष्ट्रवाद इस कदर कैसे बन गया कि जो पूरे की पूरी तरह से अंग्रेजों की संप्रभुता स्वीकार कर रहे थे, वो अचानक से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन तक राष्ट्रवाद बढ़ जाता है कि हम उन अंग्रेज जिनकी प्रशंसा हमारे भारतीय कर रहे थे, अचानक से हम उन्हें भगाने पर क्यों उतर आते हैं। तो इनके बीच में जितने भी आंदोलन हुए, निश्चित तौर पर इनको समझने के लिए हमें इनके बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा। तो भले ही हम बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन जो इंसिडेंट्स बहुत ज़रूरी हैं उन सब के डिस्कशन आपसे करते हुए चलेंगे। ठीक है, और वीडियो के दौरान कहीं पर भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको भले ही मिलेगा, लेकिन उसके आंसर्स आपको वहीं पे कमेंट में मिल जाया करेंगे, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं सबसे पहला इंसिडेंट जो कवर करने जा रहा हूँ वो है कांग्रेस पार्टी। ठीक है, अगर हम लोग कांग्रेस पार्टी के बारे में बात करें तो आप सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक तरीके से राजनीतिक स्थिरता के लिए, राजनीतिक शुरुआत के लिए बहुत बड़ा इंसिडेंट है। ठीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस्टेब्लिश होने में भी कुछ रीजंस थे, इसलिए इसे शुरू करने के लिए हम आपकी बात जो शुरू करेंगे वो बात करेंगे कहाँ से, 1857 की क्रांति से। जब हम 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो आप सारे लोग इस बात को जानते हैं कि 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण बताया जाता है कि जो चर्बी का प्रयोग कर दिया गया था उसमें, क्या कहते हैं, बुलेट्स में, जिससे कहीं ना कहीं रीजनल भावनाएं जो थी वो आहत हो रही थी। उनके साथ साथ केवल और केवल वही कारण नहीं थे जिससे कि कहा जाए कि क्रांति हुई थी। निश्चित तौर पर वह एक तात्कालिक कारण था, लेकिन वेट अ मोमेंट, मैं बोर्ड चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आपको आसानी से समझा पाएँ। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जैसे हम लोग कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस के इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, तो जब भी हम कांग्रेस की बात करेंगे निश्चित तौर पर कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ मांगे होंगी, कुछ रीजंस होंगे। तो मैं इसको समझाने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलूँ तो बैकग्राउंड में मुझे आपको यह बात समझानी है कि आप थोड़ा सा पीछे चलिए। जब हम 1757
हमारे देश में 1757 का प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है। तो जैसे ही 1757 का प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें अंग्रेजों की पहली बार बिना लड़े हुए जीत हो जाती है, जिसमें बंगाल के तत्कालिक नवाब सिराजुद्दौला के जो सेनापति रहते हैं मीर जाफ़र, वो अंग्रेजों की तरफ से मिल जाते हैं और अंग्रेजों की तरफ से मिलने की वजह से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार होती है और मीर जाफ़र के ही लड़के ने उनकी सिराजुद्दौला की हत्या भी कर दी। तय प्लान के मुताबिक जो रॉबर्ट क्लाइव था, मतलब जो अंग्रेजों की सेना का प्रतिनिधित्व कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़र को बंगाल का सेनापति बनाया। और जब बंगाल का सेनापति मीर जाफ़र बना, उसके बाद इंसिडेंट ऐसे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। फिर मीर जाफ़र को हटाया गया और मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। जब मीर कासिम बंगाल का नवाब था, तो उसी के समय में जब अंग्रेज़ों से उसकी थोड़ी बहुत झड़प होती है और अंग्रेज़ों के खिलाफ उसके जो षड्यंत्र थे उसकी जानकारी अंग्रेज़ों को मिल जाती है, तो अंग्रेज मीर कासिम के खिलाफ एक युद्ध लड़ते हैं जिसे आप बोलते हैं बक्सर का युद्ध। ठीक है, अगर आपने पढ़ रखा है तो निश्चित तौर पर ये चीज़ें डॉट्स आपको कनेक्ट हो रही होंगी। और मेरे बच्चों, अगर आपने एकदम नहीं पढ़ रखा है तो अब समय सीखने का नहीं है। सीखने के लिए हम फिर कभी आपसे वीडियोज़ में बात करेंगे, लेकिन अभी इतनी बात आप समझिए कि 1764 का जो युद्ध था, जिसमें मीर कासिम की सेना, मतलब बंगाल के नवाब की सेना, और अवध के नवाब जिनका नाम था सुजाउद्दौला की सेना, और मुगल सम्राट जो अंतिम सम्राट हैं शाह आलम द्वितीय, तो इन तीनों की संयुक्त सेना जो है वो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से हार जाती है। इस समय जो अंग्रेजों की तरफ से व्यक्ति है जो नेतृत्व कर रहा है, उसका नाम भी आप याद रखिएगा, उसका नाम हेक्टर मुनरो है। तो हेक्टर मुनरो नाम का जो व्यक्ति है वो इस समय नेतृत्व कर रहा है किसका? अंग्रेजों की सेना का। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना जीत जाती है। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव आते हैं और रॉबर्ट क्लाइव जो है वो क्या करते हैं? संधि करते हैं, जिसे आप इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। तो 1765 में संधि होती है जो रॉबर्ट क्लाइव करते हैं, किससे? मुगल सम्राट से और अवध के नवाब से। ठीक है, अब बहुत डिटेल में नहीं चलना है इसके बारे में, बस इतनी बात आप ध्यान रखिए कि रॉबर्ट क्लाइव जो थे उन्होंने इलाहाबाद की संधि 1765 में करी। 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना होती है। मतलब बंगाल का जो पैसा वसूलने का अधिकार होता है वो अंग्रेज ले लेते हैं, और जो प्रशासन चलाने का बंगाल का अधिकार होता है वो नवाब को दे दिया जाता है। तो अब अगर आप देख रहे हैं तो बंगाल का शोषण बढ़ गया है, और बंगाल के शोषण बढ़ने से बंगाल की जनता के मध्य असंतोष होगा, ये निश्चित एक बात है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग बंगाल के शासन की बात करते हैं, बंगाल के शोषण की बात करते हैं, तो इससे निश्चित तौर पर मान के चलिए कौन परेशान हो रहा होगा? इससे निश्चित तौर पर परेशान हो रहे होंगे वहाँ की जनता। और जिस समय बंगाल में शोषण चालू होगा तो अंग्रेजों का लालच बढ़ता चला जाएगा। अंग्रेजों का लालच इस तरह से बढ़ेगा कि वो भारत में बहुत सारी ऐसी नीतियाँ ले आएंगे जिससे वो भारत का शोषण करेंगे। और उनकी चाहे जो व्यवस्था रही हो, चाहे बंगाल में लगाया गया अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था रही हो, परमानेंट सेटलमेंट रहा हो, चाहे उसके बाद उनकी रैयतवाड़ी व्यवस्था रही हो, चाहे महलवाड़ी रही हो, जो भी व्यवस्थाएं उन्होंने कर लेने के लिए बंगाल या भारत के अन्य क्षेत्रों में लगाई, वो सब शोषण का कारण बनी। शोषण का कारण इतना ज़्यादा बढ़ गया कि पूरा का पूरा जो भारत का वर्ग है वो परेशानी की स्थिति में था। लेकिन चूंकि हम इतने सक्षम नहीं थे या हमें इतनी जानकारी नहीं थी कि हम उस समय अंग्रेजों का विरोध कर पाते। लेकिन धीरे धीरे बातें बढ़ते बढ़ते जब अंग्रेजों ने अपने स्वार्थवश 1813 के अधिनियम में अंग्रेजी शिक्षा की बात की ना, इंग्लिश एजुकेशन की बात की कि भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा दिया जाएगा। भले ही उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा इसलिए दी क्योंकि भारत में उनके काम करने लायक व्यक्ति बन सकें, लेकिन जब उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन 1813 के अधिनियम में दिया तो उसके बाद कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद में वृद्धि होगी। राष्ट्रवाद में वृद्धि कैसे होगी कि जब लोग जानेंगे तो लोग उनकी किताबें भी पढ़ेंगे, उनके संविधान को भी पढ़ेंगे, और जब इस तरीके से शिक्षा व्यवस्था हो जाएगी और राष्ट्रवाद में बढ़ोतरी होने लगेगी, हमें अपने
अधिकार प्राप्त हो जाएंगे, हमें प्राप्त नहीं, हम सॉरी, हमें अपने अधिकारों की जानकारी हो जाएगी, तो हम उनसे मांग करने लगेंगे। ठीक है, जब हम उनसे मांग करेंगे, मतलब कि जब हम उनके सामने डिमांड रखेंगे कि आपके संविधान में तो ऐसी बातें रखी गई हैं, आप हमें ऐसा क्यों नहीं देते हैं, तो इससे राष्ट्रवाद में वृद्धि होगी। राष्ट्रवाद में बच्चों इतनी वृद्धि होती है, इतनी वृद्धि होती है कि यही राष्ट्रवाद आगे चल के, अब देखिए शोषण तो एक तरफ अंग्रेज कर ही रहे थे, दूसरी तरफ कुछ भारतीय लोग ऐसे हो गए थे जो पढ़े लिखे हो गए थे, तो वो जागरूक कर रहे थे अन्य लोगों को और स्वयं भी जागरूक हो रहे थे। एक तरफ शोषण बढ़ रहा है, एक तरफ राष्ट्रवाद बढ़ रहा है। जितनी शिक्षा बढ़ेगी उतनी मांगे बढ़ेंगी, और ये असंतोष के साथ जब मिलती हैं तो ये 1857 की बड़ी क्रांति का रूप ले लेती हैं। ठीक है, वी विल नॉट डिस्कस हियर 1857 की क्रांति के बारे में बहुत चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं हम उनको ज़रूर बता देते हैं आपको। हमारा डिस्कशन जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री के पक्ष में राष्ट्रीय आंदोलन को डिस्कस करना है। ठीक है, डिटेल में जाने का मतलब है वीडियोस बड़े हो जाएंगे और कहीं ना कहीं समय की कमी है। 1857 की क्रांति होती है जिसका तात्कालिक कारण कहा जाता है कि जो बुलेट्स थी जिन्हें दांत से उनकी क्लिप को निकालना होता था, ऐसा माना गया कि उनकी कैप पर जो है वो सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया, जिससे कि कहीं ना कहीं लोग नाराज हो जाते हैं। और यहाँ तक कि मंगल पांडे जो कि अपने एक अधिकारी की हत्या भी कर देते हैं। और 1857 की क्रांति ऐसा माना जाता है कि 10 मई से शुरू हुई थी, जो मेरठ से शुरू हुई थी। अब ये 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू होकर के कई जगहों पर गई, लगभग पूरे भारत में गई। अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों ने इसका नेतृत्व भी किया। ठीक है, तो ऑफिशियली जो शुरुआत 10 मई को मानी जाती है, जहाँ पे मेरठ से क्रांति की शुरुआत होती है। अगर आपको कभी मिलता है कि 29, ठीक है, आपको अगर एक तारीख मिलती है जिसे आप बोलते हैं 29 मार्च, तो आप इस 29 मार्च को याद रखिएगा। मंगल पांडे ने बैरकपुर से अपने अधिकारियों की हत्या कर दी थी, तो मंगल पांडे नाराज होकर के 29 मार्च जो है वहाँ पर अपने अधिकारियों की हत्या करते हैं। लेकिन ऑफिशियली जो कवालरी थी, जो सेना थी 3री रेजिमेंट की, जिसने चर्बी का प्रयोग करने से मना कर दिया था और क्रांति कर दी थी, वो 10 मई से चीज़ों की शुरुआत होती है। बहुत डिटेल में इस पर डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि आर्थिक कारण थे, राजनीतिक कारण थे, बहुत सारे सामाजिक कारण थे इस पर। लेकिन अभी इतनी बात आपको ध्यान रखना है कि जब आप 10 मई की बात करते हैं और 1857 की क्रांति की बात करते हैं, तो यह क्रांति कई जगहों पर जाती है। अब जब ये क्रांति कई जगहों पर जाती है तो हर एक जगह पर इसके अलग अलग नेतृत्व, जैसे कि आप लिखिए, आप साथ में नोट भी करते चलिए। जैसे कि लखनऊ में इसका नेतृत्व जो किया था वो किया था बेगम हजरत महल ने। ऐसे ही नाना साहब ने कानपुर में इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, तो जब हम लोग लखनऊ की बात करते हैं तो हम लोग हजरत महल की बात करते हैं। ठीक है, और जब हम लोग कानपुर की बात करते हैं, ठीक है, तो नाना साहब की बात करते हैं। एक प्रश्न यहाँ से याद रखिएगा, नाना साहब को ही धोधो पंत के नाम से, मतलब उनका पुराना नाम जो था धोधो पंत, तो आप यह ध्यान रखिएगा। जैसे कि एक प्रश्न और पूछता है, तात्या टोपे जो नाना साहब के सहयोगी थे, आगे चल के ये झांसी की रानी के भी सहयोगी थोड़े से बनते हैं, तो नाना साहब के जो सहयोगी थे जिनका नाम तात्या टोपे था, उन्हें रामचंद्र पांडुरंगन के नाम से जानते थे। तो नाना साहब का जो नाम है पुराना वो धोधो पंत याद रखिएगा। ठीक है, धोधो पंत। और ऐसे ही आप ध्यान रखेंगे किसका, रामचंद्र पांडुरंगन, किसका, तात्या टोपे का। ऐसे ही जब आप आगे बढ़ेंगे तो बरेली में खान बहादुर हैं। ठीक है, तो बरेली एक जगह है, बरेली में इसका जो नेतृत्व करते हैं, इसका जो नेतृत्व करते हैं वो कौन होते हैं, वो खान बहादुर करते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। एक मिनट रुकिए, बरेली में कौन करते हैं, खान बहादुर। ऐसे ही झांसी में कौन, लक्ष्मी बाई। ठीक है, झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रही हैं, लक्ष्मी बाई, जिनका नाम मणिकर्णिका भी था। इन पे ही मूवी भी बनी है मणिकर्णिका नाम से, तो रानी लक्ष्मी बाई। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे रानी लक्ष्मी बाई, थोड़ा सा राइटिंग समझने की कोशिश करिएगा, मैं बोल भी रहा हूँ साथ में। ठीक है, तो इस तरीके से 1857 की क्रांति में जो आपको चीज़ें याद रखनी है
वो इस तरह से याद रखनी है, ठीक है। मतलब पूछेगा तो इन्हीं में से चीज़ें आपसे प्रश्न कर लेगा, ठीक है। आप यह ध्यान रखिएगा। जब 1857 की क्रांति होती है तो ऐसा कहा जाता है कि 1857 की क्रांति से शिक्षित जो व्यक्ति थे, जो पढ़ा लिखा लोग था, शिक्षित जो व्यक्ति थे, वह उसमें भाग नहीं लेता है। तो शिक्षित समुदाय जो था वो 1857 की क्रांति में भाग नहीं लेता है। यहाँ तक कि गवर्नरों को, गवर्नर ये कहते भी हैं, गवर्नर ये कहते हैं, जैसे उस समय हम लोग देखें 1857 की क्रांति में लॉर्ड कैनिंग आपके गवर्नर जनरल हैं, तो उनका कहना भी था कि यदि भारत के सभी समुदाय, स्पेशली वो कहते हैं यदि सिंधिया भी भारत में इस क्रांति में सम्मिलित होते तो हमें आज ही बिस्तर गोल करना पड़ता, मतलब यहाँ से भागना पड़ता। मतलब 1857 की क्रांति ने कहीं ना कहीं अंग्रेजों के मध्य एक डर तो पैदा किया, और पॉजिटिव साइड किसके लिए रहा? भारतीयों के लिए। पहली बार भारतीयों ने अंग्रेजों से लड़ा है। इसका जो क्रांति का सिंबल लोगों ने अपनाया था वो रोटी और कमल का फूल रखा है। तो रोटी और कमल के फूल देने के माध्यम से एक दूसरे को मिल करके और क्रांति की सूचना दिया करते थे, ठीक है। तो ये सब कुछ फैक्ट हैं जो आप ध्यान रखिएगा क्रांति से संबंधित। आपको इन फैक्ट के माध्यम से चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी। पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन अगर आप पूरे वीडियो को एक बार देख करके जाते हैं तो निश्चित तौर पर चीज़ें आपको याद रहेंगी। साथ में अगर नोट्स भी बना पाइए तो बड़ी अच्छी बात रहेगी, ठीक है ना। अब ये 1857 की जो क्रांति हुई, इसको कुछ कुछ लोगों ने स्टेटमेंट दिया है, जैसे कि वी डी सावरकर ने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, ठीक है। वी डी सावरकर ने इसे क्या कहा है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। बी डी सावरकर ने इसे क्या कहा है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। आपसे ऐसे पूछ लेगा कि किसने इसे जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी हुई है, तो आप देखिएगा इसे क्या बोलेंगे? वी डी सर, एक मिनट, लाइट का फ्लक्चुएशन हो रहा है, मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। वी डी सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। इसके साथ साथ एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जेम्स आउट्रम। उनका नाम है जेम्स आउट्रम, ठीक है। आप हिंदी इंग्लिश में जैसा भी लिख पाइएगा लिखिएगा। आउट्रम इनका नाम है, जेम्स आउट्रम। इन्होंने इसे कहा था, इस जो क्रांति हुई थी इसे कहा था यह एक हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है, ठीक है। तो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र 1857 की क्रांति को किसने कहा है? तो आप ध्यान रखिएगा, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र जो कहा है वो किसने कहा है? वो जेम्स आउट्रम ने कहा है। इसी प्रकार से आप ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है टी आर होम्स, ठीक है, टी आर होम्स। तो टी आर होम्स ने इसी 1857 की क्रांति को कहा था कि यह बर्बरता और सभ्यता के मध्य जो है एक युद्ध था। तो इनका कहने का मतलब था सभ्यता मतलब अंग्रेज और बर्बरता मतलब भारतीय। तो बर्बरता और सभ्यता के मध्य जो युद्ध था उसे ये किस व्यक्ति ने कहा था? टी आर होम्स ने कहा हुआ था, ठीक है। आप इसे लिख लीजिएगा, बर्बरता वर्सेस सभ्यता, ठीक है। तो 1857 की क्रांति के बारे में जब आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो मुझे लगता है आप इतनी बातों में चीज़ों को समझ जाएंगे। अगर क्वेश्चन भी आना होगा तो इन्हीं में से पूछ लेगा, ठीक है। और इनसे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब सुनिए क्या हो रहा है। अब जब चीज़ें आगे बढ़ी तो चीज़ों के आगे बढ़ने में सबसे बड़ा फैक्टर यह आता है, एक मिनट, यस, जब चीज़ें आगे बढ़ी 1857 की क्रांति हो गई तो अंग्रेजों ने एक तरीके से 1857 की क्रांति को बहुत बड़ी क्रांति के रूप में कंसीडर इसलिए किया क्योंकि आज तक भारत में कोई भी संगठित विरोध नहीं हुआ था। जितने भी विरोध हुए थे वो छोटे छोटे होते थे और अंग्रेज उन्हें आसानी से दबा दिया करते थे। पहली बार 1857 जो क्रांति हुई यह एक तरीके से ऐसी क्रांति थी जो बहुत संगठित थी। सफल हुई अथवा असफल हुई इस पे तो चर्चा का विषय है, कई जगहों पर सफल असफल की बात कभी समय होगा तो करेंगे। आज आपको ये ध्यान रखना है कि 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों को बाध्य किया कि उन्हें 1858 का अधिनियम भारत भेजना पड़ा। 1858 का अधिनियम भारत उन्हें भेजना पड़ा और उन्हें कुछ चीज़ें बदलनी पड़ी। नंबर एक, 1858 के अधिनियम में उन्होंने कंपनी को समाप्त किया। उन्होंने कहा कि भारत पर जो कंपनी का शासन है वो अब नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर डायरेक्ट क्राउन का शासन होगा। मतलब ब्रिटेन की
सरकार यहाँ पर शासन करेगी। ठीक है। इसके साथ ही साथ एक बात और उन्होंने कही कि अब जो अंग्रेज होंगे वो साम्राज्य विस्तार नहीं करेंगे। साम्राज्य विस्तार नहीं करेंगे इसका मतलब क्या है कि वो भारत के किसी भी क्षेत्र को अब नहीं जीतेंगे। तो जब 1858 की क्रांति हुई तो इससे वो ऐसी घोषणाएं क्यों कर रहे हैं, इसके कई कारण हैं। पहली बात को वो नहीं चाहते कि 1857 जैसी क्रांति दोबारा हो। दूसरी बात, राष्ट्रवाद और मांगे खूब प्रबल बढ़ चुकी हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ भारतीयों को देना पड़ेगा। और तीसरी बात, इतनी ज़्यादा असंतुष्टि 1857 की क्रांति से हो गई थी कि उन्हें भारत का सपोर्ट भी चाहिए था। कुछ और बातें आप समझिए, क्योंकि 1858 तक आते आते अंग्रेजों ने भारत में बहुत निवेश कर दिया था, ट्रेनें चला दी थी। ट्रेन कोई अंग्रेजों का निवेश नहीं है, ध्यान रखिएगा। ट्रेन उन्होंने ब्रिटेन के लोगों से पैसा लेकर के और उन्हें रिटर्न मतलब प्रॉफिट देने के वादे में भारत में चालू किया था। अब अगर 1853 में जो चालू हुई थी ट्रेन मुंबई से थाने, मतलब कि जो ट्रेन 1853 में चालू हुई है उसका प्रॉफिट तो अभी निकला नहीं है, और अगर ये कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं करते जिससे भारत भी इनका साथ दे तो क्या हो जाएगा कि इनका निवेश डूब जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सब जो प्रावधान है वो दिखाते हैं कि अंग्रेज भारत से बहुत नरम व्यवहार कर रहे हैं। इन्होंने और बात 1858 में कही कि हम किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जिससे कि जो देसी रियासतें थी उन्होंने तुरंत ब्रिटेन की संप्रभुता स्वीकार कर ली, क्योंकि ब्रिटेन ने कहा था कि यदि आप स्वीकार कर लेते हैं हमारी संप्रभुता तो हम क्या नहीं करेंगे, हम आप पर आक्रमण नहीं करेंगे और हम आपका जो है आपका क्षेत्र नहीं हथियाएंगे। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं 1858 के अधिनियम से, तो यहाँ से थोड़ा बहुत नरम व्यवहार अंग्रेजों का स्टार्ट होता है। अब 1858 के बाद आप एक बात समझिए कि अंग्रेज जो हैं वो मतलब कैसा व्यवहार अब करेंगे, धीरे धीरे अंग्रेज कैसा व्यवहार करेंगे, नरम व्यवहार करेंगे। कारण है, नरम का मतलब ऐसे नहीं कि बुला करके पानी वानी पिलाएंगे, मिठाई विठाई खिलाएंगे, लेकिन पहले की अपेक्षा उतने क्रूर नहीं रहेंगे। उसके पीछे कारण है कि अंग्रेज नरमी इसलिए बरतेंगे क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट भारत में फंसा हुआ है। दूसरी बात, भारत में पढ़े लिखे लोग हो चुके हैं और अब विरोध बहुत संवैधानिक हो चुका है। दूसरी तरफ जो राष्ट्रवाद था बच्चे, क्या वो राष्ट्रवाद कम होगा या बढ़ेगा? आप खुद ही सोचिए, जब शिक्षित लोग हो जाएंगे ना, खूब सारी शिक्षा हो जाएगी, तो राष्ट्रवाद भी लगातार क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। अंग्रेज थोड़ी बहुत नरमी जरूर दिखा रहे होंगे, लेकिन उसके साथ राष्ट्रवाद में कहीं पर कमी नहीं आएगी। और जब राष्ट्रवाद में कोई कमी नहीं आएगी तो बच्चे सबसे बड़ी बात क्या होगा कि यही आगे चल के इतनी ज़्यादा मांगे उठा देगा कि अंग्रेजों को परेशान होकर के एक भारत के लिए राजनीतिक पार्टी देनी पड़ेगी, और उस राजनीतिक पार्टी को आप बोलते हैं कांग्रेस। तो जो अभी हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था ना, आपको याद है हम लोगों ने जो ये टॉपिक स्टार्ट किया था, आप देख रहे थे कांग्रेस पार्टी के बारे में। तो ये जो कांग्रेस पार्टी की हम लोगों ने बात की हुई थी, ठीक है, स्लाइड आपके सामने ये है। तो कांग्रेस पार्टी की जो हम लोगों ने बात की थी बच्चों, वो इतनी कहानी समझने के बाद होती है। तो जो कांग्रेस पार्टी की बात हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहली बात ध्यान रखते हैं कि कांग्रेस पार्टी को बनाने का उद्देश्य ये था कि 1857 जैसी क्रांति दोबारा ना हो सके। ठीक है। दूसरी बात, इस समय जो वो थे वायसराय थे, वो थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, तो जो वायसराय थे यहाँ के भारत के, वो कौन थे? लॉर्ड डफरिन। हाँ, ध्यान रखिएगा कि 1857 की क्रांति के पहले भारत में गवर्नर जनरल आते थे, लेकिन 1857 की क्रांति होने के बाद 1858 का जब अधिनियम आता है तो हम लोग मतलब अंग्रेज की सरकार क्या कहती है कि गवर्नर जनरल को हटा दिया जाएगा और क्या कर दिया जाएगा, वायसराय भारत भेजा जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से जब कंपनी ख़त्म होती है तो वहाँ पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे ना, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ करता था, उसे भी ख़त्म कर दिया जाता है, और उसकी जगह पर ब्रिटेन में एक सचिव की नियुक्ति की जाती है जिसे हम सेक्रेटरी बोलते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, जो कि ब्रिटेन में बैठेगा। वायसराय उस समय कौन है? लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने की श्रेणी में
दिशा में हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं, कांग्रेस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जब हम लोग कांग्रेस के बारे में पढ़ रहे हैं तो उस समय हम लोग देखते हैं कितने पॉइंट कांग्रेस को लेकर के ज़रूरी हैं। 1857 की क्रांति के तो लगभग आपने पढ़ लिए। कांग्रेस की जब स्थापना होती है तो उस समय जो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने स्थापना की है उनका नाम आपको याद रखना है, वो है A.O. ह्यूम। तो कांग्रेस की जो स्थापना करते हैं वो A.O. ह्यूम थे और यही पहले राष्ट्रीय महासचिव भी थे। जब हमारी इस कांग्रेस की पहली बैठक होती है तो यही जो थे वो प्रथम मतलब कि पहले महासचिव के रूप में पहली बैठक में शामिल होते हैं, ठीक है। ये कौन थे, तो ये एक रिटायर्ड ICS ऑफिसर थे, मतलब कि पहले के अधिकारी थे जो कि अब रिटायर हो चुके हैं अंग्रेज के, ठीक है। प्रथम महासचिव यही थे। जब पहली बैठक होती है तो यह पहली बैठक जो है वो मुंबई में होती है और मुंबई के एक कॉलेज का नाम है, उस कॉलेज का नाम आप लोग लिख लीजिए, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ठीक है ना, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। वहाँ पर यह पहली बैठक होती है। इस पहली बैठक में कुल 72 लोग, मतलब 72 ऐसे प्रतिनिधि होते हैं जो शामिल होते हैं। कितने प्रतिनिधि शामिल होते हैं, 72। पहली बैठक में 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। कहाँ हुआ था अधिवेशन, मुंबई में हुआ था, ठीक है। कितने प्रतिनिधि, 72। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी, मतलब उमेश चंद्र बनर्जी। तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उस समय पहली बैठक के वो थे WC बनर्जी। ये जो पहली बैठक मुंबई में हुई है, ये एक्चुअली पहली बैठक मुंबई नहीं पुणे में प्रस्तावित थी, ठीक है। कहाँ प्रस्तावित थी, पहले पुणे में प्रस्तावित थी, लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि वहाँ पर बीमारी फैल जाने के कारण, ठीक है, महामारी फैल जाने के कारण पुणे में नहीं हुआ और पुणे में स्थगित कर दी गई। किसके कारण, महामारी फैल जाने के कारण, ठीक है। तो पहले कहाँ होनी थी, महामारी पहले पुणे में होनी थी, लेकिन किस वजह से पुणे से हटा करके मुंबई रखी गई, तो महामारी फैल जाने के कारण उसे मुंबई में रखा गया। तो जब हम लोग बात करते हैं कांग्रेस की तो ये कुछ आपके फैक्ट हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इस समय जो वायसराय है उसका प्रश्न आपसे आ सकता है, तो वो जो है लॉर्ड डफरिन जो है वो इस समय के वायसराय हैं। यहाँ तक देखा जाए तो लॉर्ड डफरिन ही एक व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस को कहा था कि कांग्रेस जो है बहुत थोड़े प्रतिनिधित्व की एक संस्था है, मतलब कांग्रेस जो है वो उसके पास बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व नहीं है। लॉर्ड डफरिन ने ही कहा था कि कांग्रेस जो है बहुत अल्पसंख्यक लोगों का समूह है, ठीक है। जब कांग्रेस की अध्यक्षता पहली बार होती है 1885 में, कहाँ पर, मुंबई में, तो इसके पहले अधिवेशन को ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ जब इसका दूसरा अधिवेशन होता है तो दूसरा अधिवेशन होता है 1886 में। 1886 में जब कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है, ठीक है, तो यह कलकत्ता में होता है और उस समय जो इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे वो दादा भाई नरोजी बने थे, ठीक है। तो दादा भाई नरोजी, इस बात को ध्यान रखिएगा, दूसरे जो अध्यक्ष बने थे कलकत्ता में हुआ था वो दादा भाई नरोजी बने थे। 1886 के बाद बच्चों 1887 में कांग्रेस की तीसरी बैठक होती है और ये तीसरी बैठक जो होती है वो मद्रास में होती है और मद्रास में जो व्यक्ति अध्यक्ष बनते हैं उनका नाम है बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। तो जब बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष बनते हैं तो यहीं से एक प्रश्न भी बन जाता है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो जब हम लोग कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि तीसरी बैठक में, मतलब कि 1987 में कौन हुआ था कांग्रेस के पहले वो मुस्लिम अध्यक्ष, वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, पहले ना मुस्लिम अध्यक्ष। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, अब इसके बाद 1887 के बाद एक अधिवेशन और आपको याद होना चाहिए, वो है 1888 का अधिवेशन जो सेशन हुआ था और यह हुआ था इलाहाबाद में, ठीक है। जब इलाहाबाद में हुआ था तो पहली बार सर्वसम्मति से एक विदेशी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया था और जिनका नाम था जॉर्ज यूले, ठीक है। तो जॉर्ज यूल नाम के जो व्यक्ति थे उन्हें अध्यक्ष बनाया गया।
तो यहीं से एक प्रश्न बन जाता है कि पहले विदेशी अध्यक्ष या पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन बने। ठीक है, तो पहले विदेशी जो अध्यक्ष बने थे वो चौथे अधिवेशन में कौन बने थे? जॉर्ज यूल बने थे। ठीक है, मुझे लगता है इतनी सारी बातें आपको आसानी से समझ में आई होंगी। ठीक है, इनसे रिलेटेड कुछ और मतलब कांग्रेस से जुड़ी हुई कुछ और बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। ठीक है, जैसे कि आप ध्यान रखेंगे पहली बात कि एक व्यक्ति हैं लाला लाजपत राय। ठीक है, जिन्हें पंजाब के शेर के नाम से भी जाना जाता था, और ये वही व्यक्ति हैं जो साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। लगभग 17 नवंबर 1928 में इनकी डेथ हो जाती है। जो अधिकारी था जो इन पर लाठी चलवाया था उसका नाम था जेपी सॉन्डर्स, और जिसकी हत्या आगे चल के HSRA के नामक संगठन में, जिसके चंद्रशेखर आज़ाद नेतृत्व कर रहे थे, उस सॉन्डर्स की हत्या कर दी जाती है। तो लाला लाजपत राय, जिसे हम पंजाब के शेर मतलब कि लॉयन ऑफ पंजाब कहते हैं, वह व्यक्ति जो है वह एक अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं जिनका प्रश्न कई बार पूछा गया है। वो है 1920 का विशेष अधिवेशन। 1920 का जो विशेष अधिवेशन हुआ है उसमें लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने थे, और इसी अधिवेशन में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब कि असहयोग आंदोलन को स्वीकार किया गया था कि हम लोग कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो 1920 का विशेष अधिवेशन हुआ है, आप ध्यान रखिएगा कि इस अधिवेशन का नेतृत्व किसने किया था? लाला लाजपत राय ने किया था। कब के अधिवेशन में यह स्वीकार किया गया था कि असहयोग आंदोलन चालू होगा? तो 1920 के विशेष अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। दूसरा, कांग्रेस से रिलेटेड एक व्यक्ति हैं जिन्हें आप एनी बेसेंट कहते हैं। ठीक है, तो जब हम एनी बेसेंट की बात करेंगे तो एनी बेसेंट से एक प्रश्न कांग्रेस में यह आता है कि ऐसी पहली महिला अध्यक्ष कौन सी थी? तो 1917 का जो अधिवेशन होता है, ठीक है, 1917 के अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी वो बनी थी कौन? एनी बेसेंट बनी थी। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। और 1917 के जो बेसेंट, ठीक है, तो 1917 के जो अधिवेशन में एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी थी, तो यहाँ से एक प्रश्न बना कि ये पहली महिला अध्यक्ष है कांग्रेस की, फर्स्ट वुमेन। दूसरी बात, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि मतलब भारत की या विदेशी, तो आप देखेंगे फर्स्ट फॉरेन वुमेन मतलब कि विदेशी महिला अध्यक्ष है। आपसे फिर अगला प्रश्न पूछेगा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो भारतीय महिला अध्यक्ष बना, तो आप उनमें नाम याद रखेंगे सरोजिनी नायडू का। ठीक है, 1925 के ये शायद अधिवेशन कानपुर में हुआ था, सरोजिनी नायडू। अब यहाँ से कंफ्यूज मत होइएगा, आपसे पूछे पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष एनी बेसेंट, आपसे पूछे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू। कब? 1925। कब? 1917। ठीक है, आप इन बातों को चाहे नोट कर लीजिए, चाहे तो आप कांग्रेस से संबंधित हैं, आप इसे याद रखेंगे। अगर आप ये देख रहे हैं तो ये कलकत्ता का अधिवेशन है 1917 वाला। ठीक है, इसके बाद कांग्रेस से जुड़ी हुई एक और इम्पोर्टेंट बात आपके सामने आती है, और उसे आप लोग देखते हैं 1916 का लखनऊ अधिवेशन। तो जब हम 1916 का लखनऊ अधिवेशन देखते हैं तो यह कई मामलों से इम्पोर्टेंट हो जाता है। नंबर एक, हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखाने के लिए, क्योंकि लखनऊ अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक साथ एक ही मंच पर मतलब एक ही जगह पर अपने अधिवेशन करती है। मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना 1906 में होती है, कराची में इसका पहला अधिवेशन होता है, इसके अध्यक्ष आगा खान रहते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका के नवाब सलीम उल्लाह की मदद से किया जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में 1913 में शामिल होते हैं। ठीक है, ये कुछ फैक्ट हैं जिन्हें आप नोट कर लीजिएगा, मैंने भले नहीं लिखा है, आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं आता है तो पहली बार हिंदू और मुस्लिम एकता इसलिए दिखाई गई क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ में आई। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें एक व्यवस्था स्वीकार की गई जिसे आप बोलते हैं सांप्रदायिक आधार पर सीटों का निर्वाचन, सांप्रदायिक आधार पर सीटों का विभाजन, पर सीटों का विभाजन।
ठीक है। तो अब इसके बारे में एक बात और ध्यान रखेंगे कि ये जो सांप्रदायिक आधार पर सीटों का विभाजन था, यह 1909 में मार्ले मिंटो सुधार द्वारा आया था। किस सुधार द्वारा? मार्ले मिंटो सुधार द्वारा। तो मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा जो यह सुधार आया था, इसी में सांप्रदायिक आधार पे सीटों के विभाजन की बात की गई थी, लेकिन कांग्रेस ने 1909 में स्वीकार किया नहीं था और इसे जाकर के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में स्वीकार किया जाता है। तीसरी बात, लखनऊ अधिवेशन में एक और होती है। 1907 में कांग्रेस दो भागों में बंट गई थी, एक नरम दल और एक गरम दल। कारण क्या थे अभी शायद आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन इस बात को ध्यान रखेंगे कि आपसे पूछे कि किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बंट गई थी, तो वह अधिवेशन होगा 1907 का सूरत अधिवेशन। कहाँ का अधिवेशन है? सूरत का अधिवेशन। सूरत अधिवेशन। आपसे एक प्रश्न और पूछ सकता है कि सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, तो आप वहाँ पे उत्तर लगा के आएंगे कि इसके अध्यक्ष जो थे वो रास बिहारी घोष थे। ठीक है। अगर आपसे कभी पूछे कि कांग्रेस किस क्या कहते हैं अधिवेशन में बंट गई थी, तो 1907 के अधिवेशन में बंट गई। लेकिन अगर आपसे पूछे कि किस अधिवेशन में पुनः एक हो गई, तो आप उसका उत्तर लगा के आइएगा 1916 के अधिवेशन में पुनः नरम दल और गरम दल एक हो गए। मतलब कि जो नरम दल ने गरम दल को भगाया था उन्हें शामिल कर लिया जाता है, या मैं कहूँ गरम दल के एक व्यक्ति तिलक, ना भाई तिलक गरम दल के व्यक्ति हैं, तो तिलक को बाहर कर दिया गया था, तो 1916 में तिलक पुनः कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। तो फिर से याद करिए 1916 का अधिवेशन कहाँ हुआ? लखनऊ में। एक प्रश्न और आता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आप ध्यान रखिएगा इसके अध्यक्ष जो थे वो अंबिका चरण मजूमदार जी थे। तो अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है, जिन्हें एसी मजूमदार कहते हैं। यह हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखाता है यह अधिवेशन। इसी अधिवेशन में मार्ले मिंटो सुधार के प्रावधान सांप्रदायिक आधार पर सीटों के विभाजन को स्वीकार किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? 1909 में आया था। यहीं से एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा कि मार्ले मिंटो में दो आदमी हैं, एक मार्ले है और एक मिंटो है। तो जो मार्ले हैं वो सचिव हैं, ठीक है, जो मार्ले हैं वो कौन है? वो सचिव हैं। और जो मिंटो हैं वो कौन है? वो वायसराय हैं। तो मार्ले सचिव हैं और मिंटो कौन है? वायसराय हैं। तो भारत में कौन रहेगा? वायसराय रहेगा, ठीक है। और सांप्रदायिक आधार पे सीटों का विभाजन कहाँ से आया था? मार्ले मिंटो सुधार से आया था। इसीलिए मिंटो को भारत में सांप्रदायिकता का पिता या सांप्रदायिकता का जनक कहते हैं। भारत में, ठीक है, सांप्रदायिकता का जनक। सांप्रदायिकता का जनक। तो प्रश्न पूछेगा कि मार्ले मिंटो में से या किस व्यक्ति को भारत में सांप्रदायिकता का पिता या सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा किसको? मिंटो को कहा जाता है, क्योंकि उस समय मिंटो भारत के वायसराय थे और उन्होंने ही सांप्रदायिक आधार पर सीटों का निर्वाचन दिया था। सांप्रदायिक आधार पर सीटों का निर्वाचन आया कब था बच्चों? 1909 में। लेकिन स्वीकार कब हुआ था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। आपको मुझे लगता है चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए मैंने आपसे बताया है कि हिंदू मुस्लिम एकता दिखी, सांप्रदायिक आधार पर सीटों का विभाजन स्वीकार हुआ जो कि 1909 में आया था, और जो गरम दल नरम दल अलग हुए थे 1907 में, वो पुनः एक हो गए। तो यहाँ से कई प्रश्न आपके सॉल्व होंगे कि अलग कब हुए थे? 1907 के सूरत अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन था? रास बिहारी घोष थे। पुनः एक कब हुए? तो 1916 में हुए। घुमा करके प्रश्न पूछ ले कि क्या कहते हैं किस अधिवेशन में पुनः एक हो गए, तो वो कौन सा अधिवेशन था? वो अधिवेशन था लखनऊ अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। तो मुझे नहीं लगता आपको इनमें से कोई दिक्कत अब लखनऊ अधिवेशन में समझना चाहिए। इसी लखनऊ अधिवेशन को ही लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग और
कांग्रेस पहली बार साथ में बैठ करके समझौता करेगी कुछ एक बातों पर, और समझौता यही होगा एक साथ स्वराज मांगने का। ठीक है, तो इस तरीके से। और अगर हम आगे बढ़ें तो कांग्रेस से संबंधित एक और घटना आप याद रखिएगा। कांग्रेस के एक अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्ष बने थे, और वो याद रखिएगा 1924 में वह अधिवेशन हुआ है, और वह अधिवेशन जो था वो बेलगांव में हुआ था। तो यह प्रश्न कई बार आपसे पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में गांधी अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो केवल एक ही अधिवेशन पूरा कांग्रेस का है जिसमें गांधी अध्यक्ष बने थे, और वो कौन सा है? बेलगांव का अधिवेशन, जो कि 1924 में हुआ था। ठीक है, गांधी अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, हम केवल आपसे डिस्कशन आपकी परीक्षा के ही ओरिएंटेड कर रहे हैं। ठीक है, अब इन पे डिटेल में पढ़ाने और बताने के लिए तो समय होना चाहिए, लेकिन मैं तब पर भी आपको इतना बता रहा हूँ कि आप इसको समझ लीजिए, तो आप परीक्षा में जाएंगे तो आपको चीज़ें डायरेक्ट मैच करेंगी। ठीक है, मेरा पूरा प्रयास है कि आपका फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग और एक बात करें तो कांग्रेस से संबंधित एक और मुद्दा बहुत बार चर्चा में पूछ लिया जाता है, और वो है 1938 का, ठीक है, एक अधिवेशन जो कि हरिपुरा में हुआ था। ठीक है, 1938 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? हरिपुरा में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जो थे वो हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, और यह 91वां अधिवेशन था। आपको ये सब नहीं याद रखना है 91वां 92वां, लेकिन ठीक है। हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? 1938 में। कौन अध्यक्ष था? सुभाष चंद्र बोस। तो इसी की वजह से ना एक और प्रश्न बनता है। इसी के एक वर्ष बाद अर्थात 1939 में पुनः सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद के लिए खड़े हो जाते हैं, जबकि गांधी सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में नहीं थे, और इसीलिए गांधी जी ने अपनी तरफ से एक व्यक्ति को, जिसका नाम था पट्टावी सीतारमैया, ठीक है, पट्टावी सीतारमैया को गांधी जी ने अपना कैंडिडेट बनाया था। लेकिन उस समय सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा थी कि 1939 के ही सेशन में सुभाष चंद्र बोस दोबारा अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। गांधी इस बात से नाराज हो जाते हैं, और सुभाष चंद्र बोस पर बड़ा दबाव लोगों के द्वारा डाला जाता है, और सुभाष चंद्र बोस यहाँ से कांग्रेस से अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं, और कांग्रेस को भी छोड़ देते हैं, और आगे जा कर के वह एक पार्टी बनाते हैं जिसे आप फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी सुभाष चंद्र बोस पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं हम लोग, लेकिन 1939 के इसी त्रिपुरी में हुए विवाद को त्रिपुरी विवाद के नाम से जाना जाता है, त्रिपुरी अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, त्रिपुरी विवाद कब से संबंधित है? 1939 से। अध्यक्ष कौन बना था? तो अध्यक्ष ना तो सुभाष चंद्र बोस बने, चूंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और पट्टावी सीतारमैया तो हार ही गए थे। कभी कभी लोग यह भी कहते हैं कि गांधी जी की यह हार थी, हालांकि उनका कैंडिडेट हारा हुआ था। पट्टावी सीतारमैया नहीं बन पाते, तो सर्वसम्मति से फिर राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है, हमारे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को इस सेशन का अध्यक्ष बनाया जाता है। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि 1939 में अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद। त्रिपुरी विवाद कब हुआ था? 1939 में। गांधी जी ने कौन से उम्मीदवार को खड़ा किया था? पट्टावी सीतारमैया। आगे चल के पट्टावी सीतारमैया जो है अध्यक्ष बनते हैं, और वो 1948 के जयपुर के अधिवेशन में अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, यहाँ तो हार ही जाते हैं। तो 1948 मतलब पूरा का पूरा देखा जाए तो 9 साल बाद, ठीक है, तो 9 साल बाद पट्टावी सीतारमैया कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, और यह अधिवेशन जयपुर में हुआ था। ठीक है, और अगर आपको कुछ बातें इसके बारे में जाननी हो तो आप, मुझे लगता है एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो लोकमान्य तिलक मतलब कि तिलक जी थे, वो कांग्रेस के अध्यक्ष तो नहीं बन पाए, लेकिन जो अंतिम अधिवेशन उन्होंने देखा था वो अमृतसर अधिवेशन था। तो अमृतसर अधिवेशन जो हुआ था वह 1919 में हुआ था, और आप सब लोग जानते हैं कि असहयोग आंदोलन चालू होने के पहले ही 1 अगस्त को डेथ हो गई थी किसकी? तिलक की। तो तिलक ने अंतिम जो अधिवेशन में शामिल हुए थे वो 1919 का कांग्रेस का अधिवेशन था, जो कि कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। तो अगर पूछे कि कांग्रेस के किस अंतिम अधिवेशन में बीजी तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक शामिल हुए थे, तो
तो वो किस अधिवेशन में शामिल हुए थे? वह अमृतसर के अधिवेशन में शामिल हुए थे। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी बातें हमने आपसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में करी। आप इतने पॉइंट्स याद करके जाएंगे। ठीक है, आप भी, आपके पास और भी कोई सोर्स है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज पर्याप्त हैं चीज़ें। ठीक है, आप इसे पढ़ के जाइए, बेहतर होगा। ठीक है, यहीं पर एक बात मैंने जो बताई थी नोट कर लीजिएगा। 1906 में क्या होता है? 1906 में होता है मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, एक और पॉइंट यहीं से याद रखेंगे। ठीक है, बंगाल विभाजन का, हालांकि आगे की स्लाइड में बंगाल विभाजन हम आपको पढ़ाते, लेकिन अब यहीं पे क्लियर कर लीजिए। बंगाल विभाजन जो है वह राष्ट्रवाद का ही परिणाम है कहा जाए। एक्चुअली जो लॉर्ड कर्जन है वो ये घोषणा करते हैं कि बंगाल को बांटा जाना चाहिए। लॉर्ड कर्जन कहते हैं कि प्रशासन के लिए बंगाल का बांटा जाना जरूरी है, जबकि वास्तविकता ये नहीं थी। प्रशासन का आधार उन्होंने बताया तो था, लेकिन वास्तविकता थी कि वो सांप्रदायिकता फैलाना चाहते थे, हिंदू मुस्लिम लड़ाई करवाना चाहते थे, जिससे कि राष्ट्रवाद कमज़ोर हो जाए। इसीलिए जब लॉर्ड कर्जन ने जुलाई में कहा, जुलाई 1905 में कहा कि हम बंगाल को बांटेंगे, तो जो भारत में तिलक जैसे लोग थे उन्होंने 7 अगस्त 1905 से एक आंदोलन चालू कर दिया। उस आंदोलन का नाम है स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में चालू हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन कब से चालू हुआ था? 7 अगस्त को चालू हुआ था। अभी बंगाल विभाजन हुआ नहीं है, बस लॉर्ड कर्जन ने कहा है कि करेंगे। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल बांटने का आधार क्या बताया था? तो प्रशासन का आधार बताया था कि बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसको बांट देंगे तो आसानी से इस पर शासन किया जा सकता है। ठीक है, बंगाल ही क्यों बांट रहे थे? क्योंकि बंगाल में वायसराय रह रहा था, और बंगाल में वायसराय रहने की वजह से वहाँ पर लोग जाके विरोध करते थे, तो वो आसानी से बात जो है वो ब्रिटेन पहुँच जाती थी। इसीलिए बंगाल जो था वो विरोध का केंद्र बन गया था। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल बांटने की बात की, और नहीं मानते हुए 16 अक्टूबर को उन्होंने बंगाल विभाजन कर दिया। अब जब 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन कर दिया, तो जो स्वदेशी आंदोलन के लोग थे उन्होंने इस दिवस को शोक दिवस के रूप में मनाया। किस दिवस के रूप में? शोक दिवस के रूप में मनाया। बल्कि 16 अक्टूबर को लोगों ने कार्य का बहिष्कार किया, मतलब लोगों ने पूरे दिन काम नहीं किया। इसके साथ ही साथ लोगों ने पूजा पाठ किया पूरे दिन ना, पूरे दिन केवल और केवल पूजा करी। कुछ लोग पूरे दिन नंगे पांव रहे, मतलब कि चप्पल नहीं पहने। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे रहे जो सुंदरकांड करते रहे ना। सुंदरकांड पूरे दिन किया, मतलब कि पूजा करी, गंगा स्नान किया, राखी बांधी एक दूसरे को। तो आप देख रहे हो अगर, तो ये जितने भी कारण हैं ये सारे कारण हिंदू रीति रिवाजों से प्रेरित है। जो भी हम विरोध का तरीका अपना रहे हैं वो ज़्यादातर हिंदू रीति रिवाजों से प्रेरित है। इसीलिए इस वाले में स्वदेशी आंदोलन में 16 अक्टूबर का जो शोक दिवस था, इसमें मुस्लिमों की प्रतिनिधित्व कम रहेगा। स्वदेशी आंदोलन में भी ज़्यादातर हिंदू बाहुल्य रीति रिवाज को अपनाया जाएगा, और इसलिए मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम रहेगा। यह नहीं कहा जा रहा है कि नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने बंगाल विभाजन की कहानी भी समझ ली। ठीक है, तो आपने कांग्रेस की बातें समझ ली, कांग्रेस के साथ साथ बंगाल विभाजन देख लिया, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना देख ली, 1907 में सूरत अधिवेशन, जहां से क्या हुआ, नरम दल और गरम दल दो भागों में बट गई। ठीक है, अब उसके बाद 1907 के बाद 1909 का मार्ले मिंटो सुधार भी आप जानते हैं, जिसमें मार्ले कौन थे? सचिव थे। मिंटो कौन थे? वायसराय थे। 1909 में यह सुधार आया था। बहुत सारी बातें थी, काउंसिल की संख्या बढ़ानी थी, लेकिन आप इतनी याद रखिएगा कि सांप्रदायिक आधार पर सीटों का निर्वाचन इसी समय आया था, जिसे कांग्रेस स्वीकार नहीं करती है। और अंततः कांग्रेस इसे कब स्वीकार करती है? इसे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में स्वीकार करती है। ठीक है, अब एक बड़ा इंसिडेंट जो आपको समझना है वो आप समझेंगे
1913 में राष्ट्रवाद के ही क्रम में आपको थोड़ा सा एक पार्टी के बारे में बताएंगे और इससे जुड़े हुए थोड़े बैकग्राउंड समझाएंगे। तो 1913 में सैन फ्रांसिस्को हेडक्वार्टर था, वहीं पर एक पार्टी की स्थापना होती है जिसे गदर पार्टी कहते हैं। कई लोग थे, लेकिन गदर पार्टी के लिए जो फेमस व्यक्तित्व है वो है लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल, सैन फ्रांसिस्को कनाडा, हरदयाल सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर था। ठीक है, और यह एक क्रांतिकारी संगठन है। क्रांतिकारी संगठन का मतलब इसका उद्देश्य केवल एक है कि अंग्रेजों की हत्याएं करें और भारतीयों की मदद करें। ये जो गदर पार्टी बनी थी ये लाला हरदयाल ने बनाई थी और 1913 में बनाई थी। इसी से जुड़ी हुई एक घटना है जो 1914 में होती है और वह है कामा गाटा मारू घटना। कामा गाटा मारू। तो कामा गाटा मारू घटना जो होती है वो 1914 में होती है। ये कामा गाटा मारू क्या है? यह एक जहाज का नाम है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है गुरुदीत सिंह। ठीक है, गुरुदीत सिंह ने अंग्रेजों से एक जहाज उधार ले रखी थी, मतलब कि रेंट पे ले रखी थी, किराए पर ले रखी थी। उसका नाम था कामा गाटा मारू। इस कामा गाटा मारू नामक जहाज में 370 यात्रियों को ये ले करके भारत से कनाडा जा रहे थे, सिंगापुर के रास्ते से। ठीक है, सिंगापुर से कनाडा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कितने लोग 375 यात्रियों को कनाडा लेकर के कौन जा रहा है? गुरुदीत सिंह। किस जहाज में जा रहे हैं? तो उस जहाज का नाम है कामा गाटा मारू। लेकिन वहाँ पर कनाडा की जो प्रशासन होती है वो इनको एंट्री नहीं देती है और उसी दौरान 1914 में विश्व युद्ध प्रथम, मतलब कि वर्ल्ड वार पहला छिड़ जाता है और जिसकी वजह से अंग्रेज जहाज को वापस बुला लेते हैं। अंग्रेज जब जहाज को वापस बुलाते हैं तो गुरदीप सिंह को वापस लाना पड़ता है जहाज। और ये सितंबर की बात है, लगभग सितंबर में ये पहुंचते हैं कलकत्ता वापस। और कलकत्ता जब पहुंचते हैं तो उसमें बैठे हुए यात्रियों की नाराज़गी और पुलिसों के बीच में मुठभेड़ होती है और उसमें कुछ लोग, लगभग 22 लोग ऐसे थे जिनकी डेथ हो जाती है। कामा गाटा मारू घटना से 22 लोगों की डेथ होने के कारण, जो ज़्यादातर पंजाब के थे, मुस्लिम, हिंदू, सिख सब थे, मुस्लिम और सिख मतलब मैक्सिमम, तो कामा गाटा मारू घटना से नाराज हो जाते हैं लाला हरदयाल और उनका समूह, मतलब कि गदर पार्टी। तो गदर पार्टी भारत में आंदोलन की शुरुआत करने की बात करती है, लेकिन गदर पार्टी आंदोलन नहीं कर पाती है। उसी समय अंग्रेजों द्वारा एक एक्ट लाया जाता है, उस एक्ट को आप बोलते हैं डिफेंस एक्ट। और डिफेंस एक्ट के तहत गदर पार्टी के समस्त लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गदर पार्टी समाप्त हो जाती है। आपसे प्रश्न कैसे बनेगा, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल ने। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913। कहाँ हेडक्वार्टर था? सैन फ्रांसिस्को में। किस घटना से गदर पार्टी का संबंध है? तो कामा गाटा मारू। कामा गाटा मारू क्या थी? एक जहाज थी। किस रास्ते से कनाडा जा रहे थे? सिंगापुर होकर के। ठीक है, और उसके बाद गदर पार्टी समाप्ति हो जाती है, फिर कोई इसकी ज़्यादा चर्चा होती नहीं है। तो इस तरह से आपने 1913, 1914 समझ लिया। ठीक है, इसके बाद एक और बात आप याद रखिएगा, 1915 के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखेंगे। 1915 में एक कमेटी बनी थी, यह भी एक क्रांतिकारी समूह है जिसे आप बोलते हैं बर्लिन कमेटी। इसकी स्थापना तो वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने की थी, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। लेकिन इसमें लाला हरदयाल भी उपाध्याय एक मेंबर थे। बर्लिन कमेटी एक क्रांतिकारी समूह है, तो बस आपको ये याद रखना है कब बनी थी, 1915 में। बर्लिन कमेटी के बाद 1916 के लिए आपको पढ़ने के लिए बहुत आवश्यक चीज़ है जिसे आप कहते हैं होम रूल लीग, HRL। तो जब आप होम रूल लीग की बात करते हैं तो होम रूल लीग एक प्रकार से एक संगठन है ना। कैसे बना इसकी कहानी मैं आपको समझाता हूँ।
थोड़ा सा बैकग्राउंड पे चलें और आपको मैं समझाऊं। 1907 में सूरत विभाजन हुआ था। बोलो, समझ में आ रहा है? 1907 में सूरत विभाजन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो जब 1907 में बच्चों सूरत विभाजन होता है तो अंग्रेज 1908 में एक अधिनियम लाते हैं और उस अधिनियम का नाम है राजद्रोह अधिनियम। और राजद्रोह अधिनियम के तहत मतलब कोई भी व्यक्ति जो अंग्रेज के विरुद्ध कोई काम करेगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो तिलक पर आरोप लगाया जाता है कि तुम्हारी जो मराठी और केसरी नाम की पत्रिका है जो तुम चलाते हो, इसमें अंग्रेजों के विरुद्ध छापते हो, इसलिए तुम्हें 6 वर्ष की जेल होगी ना। तो 6 वर्ष की जेल तिलक को भेज दिया जाता है। और इन्हें जेल जो भेजते हैं उस जेल का नाम है मांडले जेल। और ये मांडले जेल कहाँ थी? उस समय बर्मा में थी। आज बर्मा म्यांमार हो चुका है, तो आज के म्यांमार में है। 6 वर्ष की जब जेल तिलक को हो जाती है तो तिलक 6 वर्ष बाद वहां से वापस आते हैं। ठीक है। इसी इंसिडेंट में से एक बात याद रखिएगा कि जब राजद्रोह अधिनियम आता है तो एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। उस व्यक्ति का नाम है अरविंदो घोष। अरविंदो घोष पर आरोप लगाया जाता है कि आप बम बनाते हैं। अरविंदो घोष पर बम बनाने का आरोप लगा दिया जाता है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये बेचारे बम नहीं बनाते थे, लेकिन फिर भी अब राजद्रोह अधिनियम के तहत 6 वर्ष की जेल हो सकती थी। लेकिन इन्हें बचाने के लिए एक व्यक्ति जाते हैं वकील के रूप में, मतलब वो वकील रहते हैं जिनका नाम है C.R. दास, चितरंजन दास मुंशी। और C.R. दास इनके वकील बनते हैं अरविंदो घोष के, और अरविंदो घोष को बाइज्जत बरी करवा लिया जाता है। जैसे ही अरविंदो घोष बरी होते हैं, अरविंदो घोष यहाँ से चले जाते हैं पुदुचेरी, और पुदुचेरी में जाकर के अध्यात्म में जुट जाते हैं, संत बन जाते हैं, लड़ाई झगड़े से दूर हो जाते हैं। तो प्रश्न ये बनता है कि अरविंदो घोष के वकील कौन थे? तो C.R. दास। अरविंदो घोष संन्यास लेने के लिए कहाँ चले गए थे? तो पुदुचेरी। अगर प्रश्न पूछ ले कि उस समय पुदुचेरी किसके हाथ में थी, तो पौंडीचेरी उस समय किसके हाथ में थी? फ्रांस के कब्जे में थी। ठीक है। कोई भी प्रश्न आ सकता है मेरे बच्चों, ध्यान रखना और इसे पढ़ करके रिवाइज करके तो जाना। ठीक है। अब जब तिलक 6 वर्ष बाद वापस आते हैं, तो जब तिलक 6 वर्ष बाद वापस आते हैं तो वो कांग्रेस में शामिल होने की बात करते हैं कि हमें कांग्रेस में शामिल कर लिया जाए। लेकिन चूंकि उनकी विचारधारा गरम दल की विचारधारा थी तो नरम दल उन्हें शामिल करने से मना कर देती है। अब जब कांग्रेस में तिलक शामिल नहीं हो पाते हैं तो तिलक चले जाते हैं गांव-गांव, और गांव-गांव जाकर के रचनात्मक कार्यों में जुड़ जाते हैं। रचनात्मक कार्य का मतलब है लोगों की मदद करना, लोगों को जागरूक करना, ठीक है, और समर्थन जुटाना। जिस समय वो रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे उसी समय उनकी मुलाकात किससे होती है? एक महिला से होती है। उस महिला का नाम है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट और तिलक की जब मुलाकात होती है तो तिलक के विचारों से एनी बेसेंट बड़ी प्रभावित होती हैं और दोनों मिल करके एक होम रूल लीग चलाने की बात पर सहमति जताते हैं। ठीक है। तो जब होम रूल लीग चलाने पर सहमति जताते हैं तो होम रूल लीग कहाँ के तर्ज पर? आयरलैंड के तर्ज पर। तो जैसे आयरलैंड में होम रूल लीग चलती है वैसे ही भारत में चलनी चाहिए। आपके मन में होगा सर क्यों आयरलैंड चुने हैं? तो 2 कारण हैं। एक तो एनी बेसेंट खुद भी आयरलैंड की है, वो वहीं की विदेशी महिला है। तो वो भारत में क्या कर रही हैं? तो भारत में एक सोसाइटी है जिसे आप बोलते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो टेक्निकली भारत की नहीं है, इसके संगठनकर्ता ऑलकॉट साहब थे, लेकिन थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो भारत में अपना हेडक्वार्टर डाल चुकी है मद्रास में, और उसकी अध्यक्ष कौन है इस समय? एनी बेसेंट है। तो एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्षा हैं और उनकी मुलाकात जब होती है किससे? तिलक से। तो दोनों लोग आयरलैंड की ही तरह होम रूल लीग चलाने का निर्णय लेती हैं। ठीक है। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत? तो ये जो होम रूल लीग बनी है, होम रूल लीग दोनों व्यक्ति चलाते हैं, लेकिन जो पहले शुरू करते हैं वो तिलक अप्रैल में शुरू करते हैं और एनी बेसेंट जो थी उन्होंने सितंबर में शुरू किया था। तो यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि किसने सबसे पहले चालू किया? तो भारत में सबसे पहले तिलक अप्रैल,
ठीक है, 1916 में, और एनी बेसेंट सितंबर 1916 में प्रारंभ करती है। तिलक और एनी बेसेंट की मध्य अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़िया थी कि एनी बेसेंट ने कहा कि हम अपने क्षेत्रों को बांट लेंगे और इससे हमारे मध्य कोई लड़ाई भी नहीं होगी और सब, तिलक अपनी जगह काम करेंगे और एनी बेसेंट अपनी जगह काम करेंगे। इनका तर्क यह भी था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो तिलक को पसंद करते हैं और मुझे नहीं, और कुछ ऐसे हैं जो मुझे पसंद करते हैं और तिलक को नहीं, इसलिए डिवीज़न होना ज़रूरी है। एनी बेसेंट वही महिला है बच्चों जो क्या कहते हैं कॉमनवील नाम की पत्रिका भी छापती थी। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कॉमनवील किससे संबंधित है, तो एनी बेसेंट से संबंधित है। आप इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, कई बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, इसके साथ साथ आप एक बात और ध्यान रखेंगे कि कभी कभी इनके क्षेत्रों को लेकर प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आप इनके क्षेत्र को याद रखिएगा कि जो तिलक का क्षेत्र है वह क्षेत्र है मध्य प्रांत और बेरार, ये दोनों ध्यान रखिएगा। पेपर तो यहाँ तक पूछ चुका है कि बेरार में किसकी होम रूल लीग चलती थी, तो तिलक की, लेकिन इस मध्य प्रांत और बेरार में से दो जगह को हटा देना है, एक कर्नाटक को हटा देना है और एक महाराष्ट्र को हटा देना है। ठीक है, तो कर्नाटक और महाराष्ट्र को छोड़ करके पूरे मध्य प्रांत और बेरार में तिलक की होम रूल लीग चलती थी, और मध्य प्रांत, बेरार, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र को छोड़ करके बाकी अन्य जगहों पर किसकी थी, एनी बेसेंट की होम रूल लीग चलती थी। ठीक है, तो आई होप आप इन सारी बातों को समझ पाएंगे। हाँ, जो अभी मैंने आपसे थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात की थी, तो इसके जो संस्थापक थे वो दो व्यक्ति हैं। इसकी स्थापना 1875 में हुई है। ठीक है, 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष एक तो मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट थे। तो कर्नल ऑलकॉट और ब्लावत्स्की दो लोगों ने इसे 1875 में इसकी स्थापना की थी, लेकिन इसे भारत में, ठीक है, क्या कहते हैं, शिफ्ट कर दिया गया मद्रास में, जहां पर 1889 में, मतलब 1889 में अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। ठीक है, और एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी थी और वो तब से अंतिम अध्यक्ष भी उसकी रहती है। उसकी डेथ के बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी नहीं चलती है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको सारी बातें होम रूल लीग के बारे में भी समझ में आ गई होंगी। 1916 के बाद बच्चे 1917 में एक बात याद रखिएगा, अगस्त प्रस्ताव, सॉरी नॉट अगस्त प्रस्ताव, अगस्त घोषणा, जिसे हम लोग बोलते हैं अगस्त डिक्लेरेशन। अब इसके लिए थोड़ी सी बात मुझे आपको समझानी पड़ेगी। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे 1940 के अगस्त प्रस्ताव और 1917 के अगस्त डिक्लेरेशन को लेकर के, तो दोनों में मैं अंतर भी समझाता हूँ और चीज़ें बताता भी हूँ। आप याद करिए, जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध चालू हो गया था, तो अंग्रेजों को भारत की मदद चाहिए थी और भारत से विरोध को कम करना था अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों ने भारत से मदद लेने के लिए और विरोध को कम करने के लिए कुछ एक बातें कही। पहली बात तो अंग्रेजों ने भारत वालों से कहा कि हम धीरे धीरे आपको सेल्फ रूल दे देंगे। 1917 में उन्होंने यह बात कही। भाई 1914 से युद्ध चालू होगा तो क्या करेंगे, लोग भारत के साथ नहीं देंगे। तिलक जैसे लोगों को अवसर प्रतीत होगा पहला विश्व युद्ध, वो भारत में और विरोध करना चाहेंगे। तो ऐसे कांग्रेस जैसे लोगों को स्पेसिफाई करने के लिए, शांत करने के लिए 1917 में अंग्रेजों द्वारा कहा जाता है कि हम आपको धीरे धीरे सेल्फ रूल, मतलब स्वराज दे देंगे। तो इससे थोड़ा बहुत कौन शांत हो जाता है, जो कांग्रेस है उसमें विरोध कम हो जाता है। फिर एक और समझौता करते हैं ये मुस्लिमों के साथ। ठीक है, मुस्लिम यह कहते हैं भारत के कि आप अपने विरोधी टर्की के साथ, वहाँ का जो खलीफा है, उससे दुर्व्यवहार मत करिएगा। तो इन्होंने मुस्लिम लीग से भी कह दिया था कि ठीक है, हम भले ही टर्की हार जाता है लेकिन हम उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो भारत में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अंग्रेजों के लिए विरोध बहुत बड़ा नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि 1917 में जो अगस्त का डिक्लेरेशन, मतलब कि जो अंग्रेजों ने कहा है कि स्वराज दे देंगे, ये युद्ध खत्म होते हुए हमको दे देंगे। लेकिन कहानी बदल तो तब जाती है जब ये लोग जीत जाते हैं और उसके बाद हमारी अपेक्षा होती है कि हमें स्वराज मिलने वाला है और ये लोग हमें स्वराज नहीं देना चाहते।
1918 से 1919 पूरी एक साल बीत जाते हैं और ये जब हमें स्वराज नहीं देते तो कहीं ना कहीं भारत के क्षेत्रों में इनके प्रति विरोध की भावना बढ़ने लगती है। और जब इनके प्रति विरोध की भावना बढ़ने लगती है तो ये एक अधिनियम, एक एक्ट और एक अधिनियम, दो चीज़ 1919 में भेजते हैं। तो ये जो एक्ट भेजते हैं उसका नाम है मॉन्टफोर्ट सुधार, मतलब कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आता है। और 1919 में ही एक और घटना होती है जिसमें इन्होंने रॉलेट एक्ट भारत भेजा था। अब दो दो चीजें ये भेजने का मतलब इनका ये है कि इन्होंने मॉन्टफोर्ट सुधार भेजा यह कहते हुए कि हम धीरे धीरे आपका संविधान निर्माण करेंगे, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 का है यह एक तरीके से संविधान की आपकी स्वराज की शुरुआत है। तो भारत इस पर मानने को तैयार होगा नहीं, क्योंकि भारत तो सोच रहा है कि 1917 वाले डिक्लेरेशन को ये पूरा करेंगे। अब अगर भारत वाले नहीं मानेंगे तो क्या होगा, विरोध होगा। तो उसी विरोध को दबाने के लिए यह अधिनियम दे दिया था। इसमें कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को बिना बताए शक के आधार पर गिरफ्तारी कर ली जाएगी और 2 वर्ष तक उसकी कोई जानकारी भी कोई नहीं ले सकता है। मतलब अगर आपके कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो गए हैं तो आप 2 वर्ष तक उनके खिलाफ अपील भी नहीं कर सकते। ऐसा अधिनियम आ जाने से गांधी जी नाराज होते हैं और गांधी जी एक सत्याग्रह चलाते हैं, जिस सत्याग्रह का नाम है रॉलेट सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह? रॉलेट सत्याग्रह। और रॉलेट एक्ट को गांधी कहते हैं कि यह एक काला कानून है। सारे प्रश्न बन सकते हैं कि काला कानून किसको कहा था, किसने कहा था। ठीक है, रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। रॉलेट एक्ट में कितने वर्ष तक अपील नहीं की जा सकती थी? 2 वर्षों तक। गांधी ने इसे एक बात और कही, गांधी ने कहा यह एक बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून है। कैसा? बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून है, इसीलिए यह एक काला कानून है और इसी के विरोध में रॉलेट सत्याग्रह चलवाया गया। इसी 1919 के अधिनियम के तहत 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, एक सत्यपाल और एक सैफुद्दीन किचलू। तो रॉलेट एक्ट के तहत सैफुद्दीन किचलू और किसको? सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब लोग इस बात से नाराज थे, पंजाब में कुछ ज़्यादा ही विरोध हो रहा था। जब ज़्यादा विरोध पंजाब में हो रहा था तो अंग्रेज़ों ने पंजाब का प्रशासन, पंजाब का शासन जनरल डायर के हाथों सौंप दिया कि आप जाओ वहाँ देखो, विरोध ना होने पाए। जनरल डायर जैसे ही पंजाब पहुँचते हैं वो एकदम बंदी कर देते हैं पंजाब में कि कोई मीटिंग नहीं कर सकता, कोई बैठक नहीं कर सकता, इकट्ठे लोग नहीं हो सकते, पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन इसी दौरान 13 अप्रैल को कुछ लोग जो कि आसपास के गांव से आए थे, वो लोग, एक बाग था जिसका नाम है जल्लीकट्टू का बाग, जिसे हम लोग जलियांवाला बाग कहते हैं, तो जल्लीकट्टू के बाग में वो लोग इकट्ठा हो गए थे। ऐसा माना जाता है कि जो जल्लीकट्टू के बाग में लोग इकट्ठा हुए थे उनका उद्देश्य लड़ाई करना नहीं था, बल्कि सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करना था। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि एक बैसाखी का त्यौहार होता है, वह त्यौहार मनाने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। अंग्रेजों का दावा है कि वहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुए हैं वो विद्रोह अथवा लड़ाई झगड़े के उद्देश्य से इकट्ठा हुए थे। हालांकि उनके पास कोई हथियार नहीं था, तो यह प्रमाण तो नहीं मिलता कि वो इसके लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन हो सकता है कि वो विरोध के लिए इकट्ठा रहे हों। यह खबर जब जनरल डायर को मिलती है तो जनरल डायर वहाँ पर ओपन फायर करवा देता है सभी पर,
और क्योंकि उस जल्लीकट्टू के बाग से निकलने का एक ही रास्ता था, इसलिए कोई निकल नहीं पाता है और बड़ी नृशंस हत्याएं की जाती हैं। इतनी बुरी हत्याएं होती हैं कि कहा जाता है कि कोई भी नहीं बचा और सबको मार दिया गया। इसी कांड को हम लोग कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, तो डेट याद रखिएगा, किस बाग में हुआ था? जल्लीकट्टू के बाग में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में हुआ है। किस तारीख को हुआ है? 13 अप्रैल। तो 1919 में तीन घटना हो रही है। एक तो 1919 का मॉन्टफोर्ट अधिनियम आ रहा है। अब यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, मॉन्टफोर्ट अधिनियम में मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड दो आदमी है ना, तो जो मॉन्टेग्यू होंगे वो क्या होंगे? पहला वाला व्यक्ति क्या होगा? वो सचिव होगा। दूसरा वाला व्यक्ति वायसराय होगा। तो आपसे पूछा जाए कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में से फोर्ड कौन है, तो चेम्सफोर्ड जो है वो वायसराय हैं। जैसे मार्लिमेंटो सुधार था वैसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हो जाएगा। मॉन्टफोर्ट सुधार में ज़्यादा विरोध ना हो इसलिए रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट में सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हो गई और उसकी वजह से क्या हो गया, लोग विरोध करने के लिए आए और जनरल डायर ने क्या करवा दिया? ओपन फायर करवा दिया और जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। जैसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, गांधी बड़े नाराज हो गए और गांधी जी ने सबसे पहले तो सत्याग्रह समाप्त कर दिया, मतलब कि रॉलेट सत्याग्रह को वापस ले लिया। किसको वापस ले लिया? रॉलेट सत्याग्रह को वापस ले लिया। गांधी जब रॉलेट सत्याग्रह को वापस ले लेते हैं तो गांधी ने दूसरा काम किया, गांधी ने अपनी उपाधि वापस कर दी। गांधी ही नहीं, टैगोर ने भी, मतलब जिनको उपाधियां मिली थी, जैसे गांधी को केसरी की उपाधि मिली थी। कहाँ मिली थी? तो केसरी की उपाधि 1915 में चेम्सफोर्ड ने ही दिया था। बोर वार में मदद की थी इन्होंने। बोर वार युद्ध जो हुआ था उसमें अंग्रेजों को दवाओं की व्यवस्था की थी गांधी ने, इसलिए गांधी को केसरी की उपाधि दी गई थी। गांधी ने वह केसरी की उपाधि वापस कर दी और बहुत विरोध किया। गांधी या भारतीयों के विरोध की वजह से अंग्रेज दबाव में आकर के एक कमीशन बनाते हैं और उस कमीशन का नाम होता है हंटर कमीशन। लेकिन अंग्रेजों ने यह जो कमीशन बनाया है, हंटर कमीशन, यह एकदम निष्फल साबित होता है, क्योंकि हंटर कमीशन अपनी रिपोर्ट में कहता है कि सिचुएशन के हिसाब से जनरल डायर की कोई गलती नहीं है। जनरल डायर की जब कोई गलती नहीं निकालता कमीशन, तो इस बात से लोगों में बहुत ज़्यादा असंतोष है। गांधी भी नाराज है और भारत का हर वर्ग नाराज है। एक व्यक्ति तो कुछ ज़्यादा ही नाराज हो गया, उसका नाम है ऊधम सिंह, पंजाब का व्यक्ति है। ऊधम सिंह गुस्से में जनरल डायर को ढूंढते हुए कहाँ पहुँच गया? लंदन। और लंदन में पहुँच करके उसने जनरल ओ डायर की हत्या कर दी। लंदन में ही ऊधम सिंह को गिरफ्तार करके फांसी दे दी जाती। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो लंदन जाकर के डायर की हत्या कर देता है? तो जनरल डायर की हत्या करने वाला व्यक्ति कौन? ऊधम सिंह है। बहुत डीप में नहीं समझा रहे। जनरल ए डायर एक अलग व्यक्ति थे, जनरल ओ डायर अलग व्यक्ति थे। सच में गोली ए डायर ने चलवाई थी, लेकिन ऊधम सिंह ने हत्या ओ डायर की करी है। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट याद हो गया। केसरी की उपाधि क्यों वापस की गई? रॉलेट सत्याग्रह के, मतलब रॉलेट उसके जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वापस की गई। हंटर आयोग क्यों बना? हंटर आयोग इसलिए बना ताकि जलियांवाला बाग की जांच की जा सके, लेकिन वह जांच सही नहीं करता है और कहीं ना कहीं उसे बरी कर दिया जाता है। यहाँ तक कि जो ब्रिटेन का संसद का पार्ट हाउस ऑफ लॉर्ड्स है ना, हाउस ऑफ कॉमन्स है, लोअर हाउस जैसे हमारे यहाँ का है वैसे वहाँ का भी है, उसने तो चंदा लगा करके लगभग 30,000 पाउंड चंदा के रूप में धनराशि दी। किसको? जनरल डायर को, कि बेटा बहुत बढ़िया किए हो। ठीक है, तो एक तरह से उन्होंने दंड तो नहीं दिया, बल्कि क्या कर दिया, और उन्हें बढ़ा चढ़ा करके पैसे दे दिए, सम्मान दे दिए। गांधी इस बात से बहुत नाराज हैं और गांधी एक आंदोलन चालू करने की घोषणा करते हैं और उसे हम बोलते हैं NCM, मतलब कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि 1920 में चालू होता है। असहयोग आंदोलन कब चालू होता है? 1920 में। असहयोग आंदोलन जो चालू होता है
इसे जब चालू किया गया तो कैसे चालू किया गया, तो एक बात ध्यान रखिएगा, उपाधियां वापस दे करके। गांधी ने अपनी केसरी की उपाधि वापस की और वापस करके उन्होंने क्या कर दिया, असहयोग आंदोलन चलाने की घोषणा कर दी। तो उपाधियां वापस करके इन्होंने चलाई। अब गांधी ने केसरी की उपाधि वापस कर दी थी। यहीं पर एक प्रश्न बनता है कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जमनालाल बजाज, ठीक है। तो व्यक्ति का नाम क्या है, जमनालाल बजाज। इन्होंने भी अपनी एक उपाधि वापस करी है और उस उपाधि का जो नाम है वो है राय बहादुर। तो जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी, ठीक है। और केसरी हिंद की उपाधि वापस कर दी किसने, गांधी ने उपाधि वापस कर दी। और इस तरीके से असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। गांधी ने ये जो आंदोलन शुरुआत किया है एनसीएम, इसकी शुरुआत 1 अगस्त को की गई थी। 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। ये तारीख पहले से निश्चित थी, लेकिन इसी दिन किसकी डेथ हो जाती है, तिलक की डेथ हो जाती है। तो आप एक प्रश्न आपसे बन सकता है कि ऐसा कौन व्यक्ति था जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब असहयोग आंदोलन में सहयोग तो देता है लेकिन क्या नहीं करता, उसमें वो शामिल नहीं हो पाता। तो उसमें शामिल कौन नहीं हो पाते, तिलक नहीं शामिल हो पाते चूंकि उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। गांधी जी ने इसी आंदोलन में 1 वर्ष में आज़ादी का नारा भी दिया। गांधी ने कहा कि 1 वर्ष के अंदर आज़ादी मिल जाएगी, सब लोग आ जाओ। 1 वर्ष के अंदर आज़ादी। तो 1 वर्ष के भीतर आज़ादी की जब बात होती है तो बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है इसमें शामिल होते हैं। ये काम चल रहा था, लेकिन अंग्रेजों पर वह दबाव नहीं पड़ रहा था जो गांधी चाहते थे। तो गांधी ने एक बात कही कि हम 12 मार्च से 12 मार्च 1922 से असहयोग आंदोलन का दूसरा फेज चालू करेंगे, द्वितीय चरण चालू करेंगे। तो जब द्वितीय चरण की बात हुई चालू करने की, तो लोगों में और भी उत्साह आ गया कि मतलब और भी तेजी से आंदोलन होगा। लोग इतने उत्साहित थे कि 4 मार्च की रात को, मतलब इसको हम लोग एक्चुअली 5 मार्च कंसीडर करें तो ज़्यादा बेहतर है पेपर की दृष्टि से। 5 मार्च 1922 को, ठीक है, 5 मार्च 1922 को तो 5 मार्च 1922 को एक घटना होती है जिसमें कुछ भारतीय व्यक्तियों से पुलिस वालों की झड़प हो जाती है और पुलिस वालों की गोली से 2 व्यक्तियों की डेथ हो जाती है, 2 भारतीयों की डेथ हो जाती है। जब 2 भारतीयों की डेथ हो जाती है तो भारतीय लोग नाराज हो जाते हैं, पुलिस को दौड़ाते हैं। तो पुलिस जाकर के अपने केबिन में बंद हो जाती है, मतलब थाने में, और अंदर से लॉक लगा लेती है। गुस्साए लोगों ने पूरे के पूरे केबिन में आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मी की हत्या हो गई, मतलब उनकी डेथ हो गई आग से जल करके। इस एक हिंसा की वजह से गांधी जी 11 मार्च को घोषणा करते हैं कि एनसीएम स्थगित किया जाएगा, मतलब असहयोग आंदोलन स्थगित किया जाएगा, द्वितीय चरण चालू नहीं होगा। मतलब असहयोग आंदोलन समाप्त करने की बात गांधी जी ने कर दी। 12 फरवरी को चालू करना था, लेकिन इस चीज़ को स्थगित करने की बात कर दी गई। 11 मार्च को उन्होंने यह निर्णय ले लिया। अगर आपसे पूछे कि यह निर्णय कब लिया गया था, तो यह एक बैठक हुई है बारदौली में। तो बारदौली की बैठक में गांधी जी ने यह निर्णय लिया था। बारदौली की बैठक में स्थगित करने का निर्णय लिया गया था, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से असहयोग किया। असहयोग इस कदर किया कि असहयोग में स्कूल तक नहीं गए तो अपने अपने स्कूल ओपन करने की बात थी। तो जैसे आप सब लोग जानते हैं कि काशी विद्यापीठ, या नहीं जानते तो नोट कर लीजिएगा, मैं बोल देता हूँ बार बार, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ ना, इन सब की स्थापना
जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है ना, इन सब की स्थापना कॉलेज की कर दी जाती है। इसलिए क्योंकि हम असहयोग करेंगे तो हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, तो जैसे 1920 में अलीगढ़, ठीक है, मतलब जामिया मिलिया इस्लामिया ना, ये वाला। और साथ साथ 1920 में ही एक हुआ था गुजरात विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ। और साथ में 1921 में काशी विद्यापीठ की स्थापना कर दी जाती है। ये सब क्यों हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जब बहिष्कार करोगे, आप असहयोग करोगे, तो उनके स्कूल में नहीं जाओगे, तो कहीं ना कहीं पढ़ने की व्यवस्था करोगे कि नहीं करोगे। तो काशी विद्यापीठ। अब एक बात और बताइए मुझे आप, कि यदि मान लीजिए अभी तक हम उनके स्कूल में पढ़ते थे तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी शिक्षा मिलती थी, अब जब हम अपने स्कूल में पढ़ेंगे तो अब हमें अपनी शिक्षा के साथ साथ राष्ट्रवाद भी मिलेगा। तो राष्ट्रवाद और बढ़ेगा या राष्ट्रवाद और कम हो जाएगा, निश्चित तौर पर आप जानेंगे कि इसके सबके बाद राष्ट्रवाद में केवल क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस बात को ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न और आता है बच्चों, उसको ध्यान रखिएगा कि किस अधिवेशन के द्वारा एनसीएम लॉन्च किया गया था। तो उपाधि त्याग कर तो हुआ ही था, लेकिन जो अधिवेशन हुआ था वो नागपुर का अधिवेशन था। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा कि नागपुर के अधिवेशन में से इसकी शुरुआत की गई थी। ये नागपुर का जो अधिवेशन हुआ था उसकी जो अध्यक्षता की थी वो C.R. दास ने की थी, वही अरविंदो घोष के वकील साहब। ठीक है, C.R. दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो अब अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था, 22 में, स्थगित कब हुआ, नहीं शुरू कब हुआ था, 20 में, 1920 नागपुर अधिवेशन से। क्या करके गांधी ने शुरू किया था, तो उपाधियां वापस करके शुरू किया गया था। जमनालाल बजाज ने किसकी उपाधि वापस करी, तो राय बहादुर की उपाधि वापस की। गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि वापस करी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस करी। ठीक है, असहयोग के दौरान गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया नामक शिक्षण संस्थानों की शुरुआत हुई। और नागपुर के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो C.R. दास थे। तो मुझे लगता है इस तरीके से आप इसको समझ पाएंगे। एक बात और मैं आपको बता दूं, ये गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन है, मतलब कि विशाल जन आंदोलन जो है वो प्रथम है, असहयोग आंदोलन। अब इसके बाद तो कई आंदोलन चलेंगे, लेकिन बड़ी मात्रा में लोगों का जिसमें सहभागिता हुआ है वो पहला आंदोलन कौन सा है, 1920 का असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो एकदम सीधी सीधी बात अगर आपसे कभी पूछ ले कि जो असहयोग आंदोलन चालू किया गया था वो कैसे क्या कहते हैं किस विरोध में चालू किया गया है, तो आप सब लोग जानते हैं कि रॉलेट एक्ट ना, उसके विरोध में यह चीज़ चालू की गई है। आगे चल के ऐसे ही गांधी जी का ये प्रथा है, गांधी जी जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू करते हैं तो नमक कानून का उल्लंघन करके चालू करते हैं। ऐसे ही जब ये इसको चालू करते हैं तो असहयोग आंदोलन को उपाधियां वापस करके इसे स्टार्ट करते हैं। तो वो गांधी जी की आंदोलन की एक अपनी पद्धति है। आप इसे अगर पूछता है प्रश्न तो आप इसे बता करके खुश रह सकते हैं, उत्तर में सही होगा और वो 1 नंबर का प्रश्न आपका करेक्ट हो जाएगा। एक बात और आप ध्यान रखिएगा, अगर पूछे कि चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था, तो चौरी चौरा जो घटना हुई थी कब हुई थी, तो यह 5 फरवरी को हुई थी। 4 फरवरी की रात को 12 बजे हुई है, तो इसे कंसीडर हमेशा कब करेंगे, 5 फरवरी को कंसीडर करेंगे। अगर 5 फरवरी ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप 4 फरवरी रखिएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसे ये डाउट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है इतनी कहानी 1922 तक आप समझ चुके हैं। अब क्या होता है 1922 में, जब गांधी जी चौरी चौरा कांड की वजह से आंदोलन को वापस ले लेते हैं तो गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है। गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं, दूसरी तरफ जो भारत के लोग थे, भारतीय लोग, वो नाराज हो जाते हैं। मतलब कि जो भारतीय हैं वो नाराज हो जाते हैं। भारतीय इस कदर नाराज होते हैं कि भारतीय नाराज में कुछ लोग इसे नेशनल कैलामिटी भी, राष्ट्रीय आपदा का भी नाम देते हैं कि गांधी ने यह गलत किया। जिस समय लोग एकदम नाराज हैं, गुस्से में हैं, स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छा रख रहे हैं, उस समय जो है अचानक से गांधी का आंदोलन वापस ले लेना, यह एक आपदा जैसा है।
इसी में दो व्यक्ति होते हैं जो गांधी जी की विचारधारा से सहयोग नहीं रखते, मतलब गांधी जी की विचारधारा से नाराज होकर के अलग हो जाते हैं। तो वो हैं सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। सी आर दास और एम एल नेहरू। इसको थोड़ा सा समझने के लिए एक बात समझिए। जब गांधी कोई आंदोलन करते थे तो वह आंदोलन करते थे, फिर बीच में रेस्ट होता था और फिर पुनः आंदोलन होता था। ये गांधी जी की प्रक्रिया है, संघर्ष, विराम और संघर्ष की नीति। गांधी जी जिस समय संघर्ष कर रहे होते थे तो उनका अपना उद्देश्य चल रहा होता था। जिस समय संघर्ष बंद होता था, रेस्ट की प्रक्रिया होती थी, उस समय गांधी रचनात्मक कार्यों में लग जाते थे। मतलब बैठते नहीं थे, बल्कि वो लोगों से मिलते थे, हिंदू मुस्लिम एकता बनाने की कोशिश करते थे ना, चरखा आदि आत्मनिर्भरता की बात करते थे, शिक्षा का विस्तार के बारे में लोगों को सलाह देते थे, स्वयं पर निर्भर होने का। साथ ही साथ जागरूकता फैलाते थे, लोगों को बताते थे और अगले आंदोलन के लिए लोगों को तैयार करने का काम करते थे। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में यह कह रखा था कि हम इनके ना तो इलेक्शन में सहयोग करेंगे, ना तो इनके प्रक्रिया में, प्रशासन में सहयोग करेंगे। तो जितने लोग गांधी के अभी भी समर्थन में हैं, मतलब कि चौरी चौरा कांड के वजह बाद भी गांधी के जो समर्थन में हैं, वो गांधी की गिरफ्तारी के बाद रचनात्मक कार्यों को करना ठीक समझेंगे। रचनात्मक कार्य का मतलब है हिंदू मुस्लिम एकता पे काम करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को बताएंगे, लोगों की मदद करेंगे ना। लेकिन कुछ लोग, मतलब जैसे सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, ये गांधी के रचनात्मक कार्यों की तरफ न जाकर के, बल्कि ये जो है इलेक्शन लड़ करके उनके काउंसिल में जाकर के विरोध करने का ठानेंगे। अब चूंकि इलेक्शन लड़ना गांधी जी का विरोध करना है, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि काउंसिल में नहीं जाना है भारतीयों को, तो इसीलिए मोतीलाल नेहरू और सी आर दास अलग होकर के 1923 में एक पार्टी बनाते हैं और उस पार्टी का नाम है स्वराज पार्टी। इसका नाम कहीं कहीं कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी भी मिलता है। तो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन, सी आर दास उसके अध्यक्ष हैं, मोतीलाल नेहरू उसके सहयोगी हैं, और इस तरीके से 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है और यह पार्टी इलेक्शन लड़ती है। 1925 में तो इलेक्शन में बड़ी अच्छी पोजीशन मिलती है कि मध्य प्रांत में एक व्यक्ति विट्ठल भाई पटेल जो थे, उन्हें असेंबली का अध्यक्ष तक चुना जाता है। मतलब कि भारत के लोग इलेक्शन में बहुत ही अच्छा प्रभाव डालते हैं। लेकिन 1925 में ये घटना होती है, 1925 में सी आर दास की मृत्यु हो जाती है, सी आर दास की डेथ हो जाती है। सी आर दास वही जिन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी। इनकी डेथ के बाद स्वराज पार्टी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। सी आर दास को दीन बंधु भी कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि दीन बंधु के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है, तो सी आर दास को दीन बंधु के नाम से जाना जाता है। चित्तरंजन दास को दीन बंधु। सी आर दास कौन है? वही अरविंदो घोष के वकील हैं, ठीक है ना, जिन्होंने इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करी थी और अरविंदो घोष को, ठीक है ना, बचाया था अलीपुर कांड में, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी में बम विस्फोट में इनको ले लिया गया था। लेकिन इन्हें बचाने का काम कौन करते हैं? सी आर दास करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप, मुझे लगता है आपको यह बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो कांग्रेस खिलाफत पार्टी गांधी जी से जो असंतुष्ट हैं वो अलग तरीके से दूर होकर के बनाते हैं। लेकिन 1925 में जब इनकी डेथ हो जाती है तो इसके बाद जो है कांग्रेस खिलाफत पार्टी बहुत दिनों तक नहीं चल पाती, ठीक है। अच्छा, यहीं पर एक प्रश्न आपसे अगर पूछ ले कि होम रूल लीग अचानक कैसे खत्म हो गई? चल तो रही थी। तो आप इतना बात ध्यान रखिएगा कि होम रूल लीग चल रही थी, लेकिन तिलक पर एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है वैलेंटाइन सिरोल। तो वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को अशांति का जनक कहा था। किसका जनक? अशांति का जनक, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। मतलब कि भारत में अशांति का जनक तिलक को कहा गया था। किसने कहा था? वैलेंटाइन शिरोल ने कहा है। तिलक इस बात से नाराज होकर के उनके खिलाफ कोर्ट में केस कर देते हैं और उसी केस के संबंध में तिलक को इंग्लैंड जाना पड़ता है।
तिलक इंग्लैंड चले जाएंगे तो तिलक की होम रूल लीग क्या हो जाएगी, कमज़ोर पड़ जाएगी। और एनी बेसेंट के सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, एनी बेसेंट के सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस वजह से एनी बेसेंट की भी तिलक लीग समाप्त होने की कगार पर पहुंच जाती है और होम रूल लीग ऐसे ही धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। ठीक है, मुझे लगता है आपको 1916 तक की यह पूरी कहानी समझ में आई होगी, 1920 तक की कहानी समझ में आई होगी, यहाँ तक कि 1925 की 23 की भी, मतलब 23 की कहानी मैंने आपको समझा दी। क्या बनना था, स्वराज पार्टी बनी थी। 1924 में एक बात याद रखिएगा, 1924 में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल जो है, उन्होंने एक पार्टी बनाई, उस पार्टी का नाम है HRA। इसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो HRA का गठन राम प्रसाद बिस्मिल ने किया 1924 में। यह एक क्रांतिकारी संगठन है। तो इसका उद्देश्य क्या है, आज़ादी प्राप्त करना, वो भी कैसे, मारपीट करके, मतलब कि इस तरीके से किसी भी तरीके से आज़ादी मिले। तो यही HRA ही जो रहती है वह क्या करती है, अम्मा, तो इस तरीके से राम प्रसाद बिस्मिल ने HRA का गठन किया था। और ये कैसी पार्टी थी, यह एक क्रांतिकारी पार्टी थी। क्रांतिकारी पार्टी का मतलब है इसे आज़ादी चाहिए किसी भी कीमत पर, मतलब मारपीट भी करनी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी 1924 में जो पार्टी बनी है वही जो है आगे चल के सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस की वजह से, तो क्रांतिकारी संगठन था, इसका उद्देश्य था आज़ादी प्राप्त करना। यही क्रांतिकारी संगठन आगे चल करके 9 अगस्त 1925 को एक ट्रेन लूट लेता है लखनऊ के पास काकोरी नाम के जगह पे। तो इसी 1925 में 9 अगस्त को जो घटना होती है उसे आप काकोरी घटना कहते हैं, काकोरी कांड कहते हैं। ठीक है, लूट करके ये एक्चुअली अस्त्र शस्त्र लूट करके और आज़ादी के लिए काम करना चाहते थे। लेकिन उसके बाद जब ब्रिटेन ने रिपरकेशन, मतलब उनके ऊपर रिपरेशन चालू किया, उनको मारना चालू किया, तो लगभग सारे के सारे लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। उनमें से कुछ को फांसी हो जाती है और कुछ व्यक्तियों को ताउम्र जेल हो जाती है। और इस तरीके से जो HRA थी वो लगभग समाप्ति की ओर बढ़ती है। लेकिन आगे चल के 1928 में, 4 वर्ष बाद, HRA में एक नए व्यक्ति नेतृत्व करने आते हैं और उन्होंने HRA का नाम बदल करके HSRA रख दिया, जिसमें से S बराबर है सोशलिस्ट। मतलब कि जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया। और इसके जो नेतृत्व करता रहे वो आज़ाद रहे, मतलब चंद्रशेखर आज़ाद रहे। तो HRA का गठन 1924 में, क्रांतिकारी संगठन। HSRA का गठन 1928 में, ठीक है, 24 नहीं, 1928 में। और नेतृत्व किसने किया, आज़ाद ने। और उन्होंने कौन सा शब्द जोड़ा, HSRA कर दिया, मतलब S मतलब सोशलिस्ट नाम का शब्द जोड़ा। ये HSRA वही संगठन है बच्चों जो आगे जाकर के JP सॉन्डर्स की हत्या करता है। JP सॉन्डर्स कौन है, ये पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने लाला लाजपत राय पर लाठी चलवाई थी। तो HSRA के सदस्यों ने ही JP सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। तो इस तरीके से 1928 तक की कहानी आपको क्लियर हो जाती है। एक वीडियो और बनेगा जो 1929 से लेकर के 1947 तक, मतलब पूरे की पूरी आज़ादी तक बात हो जाएगी। कुछ और इम्पोर्टेंट जो बातें होंगी मैं आपको बता दूंगा। ये 2 से ढाई घंटे का जो वीडियो है आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा अपने एग्ज़ाम के पहले। निश्चित तौर पर आपको यह बहुत फ़ायदेमंद होगी और आपको यह समझ में भी आएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, और पेट एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आप इसे पढ़िए, अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। धन्यवाद।